हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल 24/7 सीए जोन। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तैयारी आप लोगों की सब बढ़िया चल रही होगी। तो आज का सेशन आपका कंप्यूटर का होगा, जिसमें मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हैं आपके टॉपिक्स लिए हैं, जो कि आपके कंप्यूटर से मतलब जो कंप्यूटर का आपका सेक्शन होगा उससे पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपका सेशन होने वाला है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। सारे टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, और इसके थ्रू आप रिवाइज़ भी कर पाओगे अपना अच्छे से। तो ये जो क्लास होगी कंप्यूटर की आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो फंसेंगे ही। तो मेक श्योर आपको सारे जो चीज़ें हैं वो पता हों अच्छे से, और मैं सारी चीज़ें जो है एक बार आपको रिवाइज़ भी करवा दूँगी, जिससे आपको जो है प्रॉब्लम ना हो। तो ये सेशन में मैंने सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और सारे ही जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कंप्यूटर से रिलेटेड वो कवर करी हैं। तो सेशन को स्टार्टिंग टू एंड ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। हर एक चीज़ जो है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले ये सभी जानते होंगे कि ये ई एंट्रेंस बुक है। जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता देती हूँ। ये बुक है जिसमें हमने जो है रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड्स के सारे क्वेश्चंस करे हैं। साथ ही में इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी हैं, 250 क्वेश्चंस कंप्यूटर के हैं, प्लस कॉम्प्रिहेंसिव मैथ्स भी ऐड है। तो मेक श्योर आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा ये एंट्रेंस ई बुक, और जिन्होंने नहीं किया है वो कर ले लिंक में जाके। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है कि कम समय में आप जो है ज़्यादा जो है वो अपने रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। तो सभी इसे ज़रूर डाउनलोड करिएगा। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ चेकआउट करिएगा उसको। बाकी हम बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो पहले तो आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं पहले हम वो डिस्कस कर लेंगे सारे। उसके बाद आगे आगे सेशंस में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करी है, तो बिल्कुल भी आप मिस मत करिएगा और साथ में नोट करते जाइए, ताकि आपका एक क्विक रिवीजन जो है वो होता रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला दे रखा है वायरस। वायरस का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, बट बहुत से लोगों को इसका फुल फॉर्म जो है वो नहीं पता होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो वायरस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेग। तो ये आप नोट कर लीजिए। तो वायरस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज। तो ये आप ज़रूर नोट कर लीजिए कि वायरस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप ये मत सोचिए कि वायरस है तो इसका फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। माइनर टर्म्स होते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हर एक चीज़ पर जो है आप ध्यान दीजिए, क्योंकि वो कोई भी क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम्स में आ सकता है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट है साटा। तो साटा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। साटा का फुल फॉर्म हो जाएगा सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। जितना आप रिपीट करेंगे वर्ड उतना आपको जो है आपके माइंड में रिकॉल होता रहेगा। तो बेटर है कि आप साथ साथ में जो है सेशन के साथ साथ में है आप जो है पढ़ते जाइए, जिससे आपका जो फुल फॉर्म्स हैं वो ईज़िली रिकॉल होंगे। उसके बाद है SMPS। SMPS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो SMPS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसको आप नोट करते जाइएगा। उसके बाद है CRT। तो CRT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कैथोड रे ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब जो हो जाएगा आपका CRT का फुल फॉर्म हो जाएगा। आफ्टर दैट SAP। SAP का फुल फॉर्म क्या होगा? सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स। तो SAP का फुल फॉर्म हो जाएगा सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स। देखिए कितना इजी है। उसके बाद DDS। DDS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? DDS का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका डिजिटल डेटा स्टोरेज। तो डिजिटल डेटा स्टोरेज आपका DDS का फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या है? ACPI। ACPI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन पावर एंड इंटरफेस। उसके बाद है HTTP। वेरी इंपॉर्टेंट। HTTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो HTTP का क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
कॉल। उसके बाद जीमेल का क्या फुल फॉर्म होगा? जीमेल का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है गूगल मेल। तो जीमेल स्टैंड्स फॉर गूगल मेल। उसके बाद देखते हैं BCC, ये मेल्स में यूज़ होता है और आपने यूज़ भी किया होगा आई एम श्योर। तो BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसके बाद MPEG, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप्स। तो MPG का फुल फॉर्म हो जाएगा मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। आफ्टर दैट PSD का फुल फॉर्म हो जाएगा फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। तो PSD स्टैंड्स फॉर फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। देन उसके बाद ABR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अवेलेबल बिट रेट। तो अवेलेबल बिट रेट स्टैंड्स फॉर ABR। उसके बाद मीमो यानी MIMO, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, यानी मीमो स्टैंड्स फॉर मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। उसके बाद ज़िप का फुल फॉर्म हो जाएगा ज़िगज़ैग इनलाइन पैकेज। तो ज़िप का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? ज़िगज़ैग इनलाइन पैकेज। देन आफ्टर PTP स्टैंड्स फॉर पिक्चर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो PTP का फुल फॉर्म हो जाएगा पिक्चर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनिवैक का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। देन आफ्टर URI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो URI स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। उसके बाद क्या दे रखा है? बाइनैक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो बाइनैक स्टैंड्स फॉर बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये जितने भी फुल फॉर्म्स है सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आप सारे अच्छे से पढ़ लें। तो ये सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। इंपॉर्टेंट जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर में से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसमें देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से कब तक थी? 1945 टू 1955। तो इसमें हम कौन सा जो है कंप्यूटर जो था हमारा उस टाइम पे वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था, जो सिर्फ कैलकुलेशन जिसमें हम पॉसिबली कर पाते थे, मतलब कैलकुलेशन ही पॉसिबल उसमें हो पाता था। तो ये फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी? 1945 टू 1955। बहुत ही ईजी है, आप एक ही बार पढ़ने में सारी चीज़ें याद कर सकते हो। 1945 टू 1955 वैक्यूम ट्यूब बेस्ड, ये आपको याद हो जाना चाहिए। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में क्या था? सेकेंड जनरेशन में 1955 टू 1964 तक थी, जिसमें हम ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर जो था उस टाइम पे यूज़ किया जाता था, विच मेड द साइज़ ऑफ द कंप्यूटर अ लिटिल कंसाइज एंड फास्टर। जिस टाइम पे जो कंप्यूटर का साइज़ था वो थोड़ा कंसाइज और फास्टर, मतलब वो थोड़ा जो वर्क करने लगा था वो काफ़ी जल्दी ही करने लगा था। तो हम तब ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर जो है वो यूज़ करते थे। तो ये भी बहुत इजी है। उसके बाद थर्ड जनरेशन में क्या हुआ? थर्ड जनरेशन कब से कब तक थी? 1964 टू 1974, इन विच वी यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड। तो इस टाइम पे कौन सा कंप्यूटर था? इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड, विच मेड द फास्टर कंपैरेटिवली एंड रिलायबल। तो ये जो है सेकेंड जनरेशन से और ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ गया। तो इसमें हम इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड कंप्यूटर यूज़ करते थे। तो हम इसे जो है ट्रांजिस्टर की जगह से रिप्लेस करके हम इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड कंप्यूटर यूज़ करने लगे थे, विच इज़ मोर फास्टर कंपैरेटिवली द ट्रांजिस्टर्स। तो ये जो है उससे ज़्यादा अपडेट हो गया। देन आई हमारी फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कब से कब तक थी? 1975 टू 1989, जिसमें हम माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर जो है वो यूज़ करते थे। और अब तो हम इसमें माइक्रो प्रोसेसर जो है बेस्ड कंप्यूटर यूज़ करते थे, इसने रिप्लेस किया इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड को। तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर्स में क्या होता था? जिसमें हम अर्थमेटिक और लॉजिकल जितने भी ऑपरेशंस थे वो परफॉर्म कर पाते थे, एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सारी चीज़ें हम उसके थ्रू कर लेते थे। तो इसने रिप्लेस कर दिया इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड को, मतलब ये और एडवांस्ड हो गया। देन आफ्टर आई आपकी फिफ्थ जनरेशन जो 1989 से टिल अभी तक चल रही है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हुआ है और टेक्नोलॉजी जो है अपडेट हो गई है।
सो 5th जनरेशन कंप्यूटर में क्या होगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो कंप्यूटर्स में फ़िट करी गई है, जो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह एक्ट करते हैं, सेम एज़ ह्यूमंस। तो जो हमारा जो थिंकिंग है, प्रोसेसिंग है, जो भी हम करते हैं, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह वो सेम एक्ट करते हैं थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है हम सभी चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, इन योर मोबाइल फ़ोन्स, गूगल मैप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इसके थ्रू जो अपनी टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड हो गई है। सो ये आपका 5th जनरेशन के अंदर आएगा। तो ये सारी आपके बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये पाँचों ही जनरेशन्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं कौन सा है। उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ली है जो कि गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है। तो पहला एप्लीकेशन है भीम। भीम आप सभी लोग जानते होंगे, यूपीआई इंटरफेस है, जो कि भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम स्टैंड्स फॉर भारत इंटरफेस फॉर मनी एंड दिस ऐप इज़ अ यूपीआई एंड डेवलप, ये किसने डेवलप किया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये डेवलप किया गया है। और यूपीआई का मतलब क्या होता है, यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होगा। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है, तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये गवर्नमेंट द्वारा जो है बनाया गया है। उसके बाद हमारा दूसरा जो है वो है गर्व। गर्व मतलब हो जाएगा ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप। इस ऐप में क्या होगा, दिस ऐप लेट एवरीवन ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इन इंडिया थ्रू अ रियल टाइम डैशबोर्ड। तो बेसिकली इसमें जितने भी जो रूरल एरियाज़, जो गांव वाले एरियाज़ हैं, उसमें हम जो बिजली की है वो स्थिति चेक कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है वो हम इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो सारी इसके थ्रू हम देख सकते हैं। तो इसमें ये ऐप जो है गवर्नमेंट ने बनाया है फॉर द रूरल एरियाज़। उसके बाद नेक्स्ट है ऑनलाइन आरटीआई। तो ऑनलाइन आरटीआई में क्या हो जाएगा, फाइल आरटीआई ऑनलाइन। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अलाउज एनी सिटीजन to get information from the government. RTI Act as is applicable to all the 28 state and 8 union territories. तो ऑनलाइन आरटीआई के थ्रू आप आरटीआई जो है फाइल कर सकते हो और ये एप्लीकेबल होगा आपको 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज विच इज़ मेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया गया है फॉर द पीपल। उसके बाद वोटर हेल्पलाइन ऐप, अब इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, टेकिंग फॉरवर्ड इट्स कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स टू बिल्डिंग एन एक्टिव डेमोक्रेटिक सिटीजन इन द कंट्री। इसका मेन एम जो है टू प्रोवाइड अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर सर्विस इंफॉर्मेशन डिलीवरी। जितनी भी आपकी वोटिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है वो आप इसके थ्रू जो है ट्रैक कर सकते हो। यानी एक वोटर हेल्पलाइन ऐप है जिसमें आप जितने भी अपनी वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड या आपका इसमें थ्रू सकते हो। तो ये भी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद है डिजी लॉकर ऐप। डिजी लॉकर ऐप में क्या होगा, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन ऑफर्स दिस ऐप। ये किसके द्वारा बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्टोर करके रख सकते हो। क्योंकि जैसे इसका मेन एम जो था इस ऐप का बनाने का वो था कि पेपरलेस हो। तो बेसिकली आप इसमें अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर सकते हो और इसमें एक लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है जिसके थ्रू जब भी आप उसे एक्सेस करोगे तो आप उसके थ्रू ही आप एक्सेस कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आप जो भी इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाओ वो याद रखो और इसमें अपने आप जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आपकी मार्कशीट हो गई और जितने भी आपके कॉलेज रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जॉब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे अपलोड कर सकते हो। तो ये डिजी लॉकर ऐप भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है जिसका मेन एम है कि पेपरलेस हो, जितनी भी सारी चीज़ें हो, सारे मतलब जितना भी आपका काम हो पेपरलेस हो, सारे इलेक्ट्रॉनिक यानी डिजिटल वे में आपके पास अवेलेबल हो, विच इज़ द मेन एम ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये मेन एम था इस ऐप को बनाने का। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैंने कवर किया इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ में ये सारी शॉर्टकट कीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आप ज़रूर पढ़ कर जाइए। फर्स्ट है आपका Ctrl+A। तो Ctrl+A से क्या होता है, सिलेक्ट ऑल। तो Ctrl+A क्या करता है, सिलेक्ट ऑल। उसके बाद Ctrl+S। Ctrl+S क्या करता है, सेव्स द करेंट डॉक्यूमेंट। जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसे सेव करता है। तो तब भी हम हमेशा आप यूज़ करते हैं Ctrl+S ताकि अगर सिस्टम जो है वो बंद भी हो जाए तो भी हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो सेव रहे। उसके बाद Ctrl+V। Ctrl+V किस लिए यूज़ होता है, पेस्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड, पेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद Ctrl+Z
Ctrl+Z अंडोज़ द लास्ट एक्शन। जो भी आपने लास्ट कुछ भी किया होगा अपने कंप्यूटर में, कभी कभी हम जो है सब कट कर देते हैं, फिर हम याद रखते हैं कि अरे हमने सारा तो मिटा दिया, फिर उसके बाद हम इसके थ्रू जो है Ctrl+Z के थ्रू सारा हम वापस ला सकते हैं। जो भी हमने डेटा बनाया है वो वापस आ सकता है उसके थ्रू। तो Ctrl+Z हम अंडू करते हैं सारी चीज़ों को। उसके बाद Ctrl+H में क्या करते हैं हम, फाइंड एंड रिप्लेस। तो Ctrl+H के थ्रू क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस। उसके बाद Ctrl+R और /L। तो ये क्या होगा, कंट्रोल अगर R करेंगे तो अलाइन राइट करेगा, और कंट्रोल अगर L करेंगे तो अलाइन जो है लेफ़्ट साइड करेगा। तो इसलिए मैंने R L को दोनों कर दिया है, ताकि हमें जो आपको समझ में आ जाए। अगर R आता है तो आपको अलाइन राइट करना है, L आता है तो अलाइन लेफ़्ट करना है। उसके बाद है Ctrl+G। तो Ctrl+G में क्या हो जाएगा, गो टू पेज। तो आपका ये गो टू पेज हो जाएगा Ctrl+G से। देन आफ्टर F7, ये फंक्शन कीज़ हैं आपके। तो F7 से क्या होगा, आपका स्पेल चेक होता है, स्पेलिंग चेक होते हैं। F9 में क्या हो जाएगा, फील्ड नेम्स आएंगे। F8 एक्सटेंशन मोड आएगा। उसके बाद है F3 कंप्लीट ऑटो टेक्स्ट। तो ये सारे आपके फंक्शन कीज़ के अंदर आ जाएंगे। देन आफ्टर एंड+शिफ्ट में क्या हो जाएगा, गो एंड सिलेक्ट टू द एंड ऑफ लाइन। Ctrl+Home+Shift। तो कंट्रोल कीज़ प्लस Home+Shift के थ्रू क्या हो जाएगा, गो एंड सिलेक्ट टेक्स्ट टू स्टार्ट अ डॉक्यूमेंट। सो बेसिकली ये स्टार्ट करता है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो ये सारे आपके हो जाएंगे। आपके इसके बाद आएंगे इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन। तो इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कभी कभी एग्ज़ाम्स में आपके एक्सटेंशन भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये सारे ही एक्सटेंशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर आप सभी को अच्छे से पढ़ें। पहला है HTML फाइल। तो इसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, .html। उसके बाद है MS Word फाइल, इसका हो जाएगा .doc। उसके बाद है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स, इसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, .csv। उसके बाद है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल, इसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, .pdf। उसके बाद MS Excel है, जिसका एक्सटेंशन हो जाएगा .xlxs या फिर .xls। तो इसका एक्सटेंशन जो है ये हो जाएगा। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल यानी PDF। तो इसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, .pdf। उसके बाद है ANXI टेक्स्ट फाइल, इसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, .txt। इसका एक्सटेंशन हो जाएगा। उसके बाद है AVI ऑडियो वीडियो फाइल, इसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, .avi। इसका एक्सटेंशन हो जाएगा। देन उसके बाद तो ये सारे एक्सटेंशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इजी है, आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो दूसरा है वो क्या है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ट्रू फॉल्स कवर किए हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके क्वेश्चन से भी MCQ से भी आपके पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, और कभी कभी आपके ट्रू फॉल्स भी आ जाते हैं। तो मेक श्योर आपको अच्छे से सारी चीज़ें पता हों, सारे स्टेटमेंट पता हों, क्योंकि वो कभी किसी भी फॉर्मेट में आ सकते हैं। तो पहला यहाँ पे दे रखा है APS स्टैंड्स फॉर आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम। क्या ये ट्रू है? यस, ये ट्रू है। APS स्टैंड फॉर आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम। ये बिल्कुल ट्रू है। कभी आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि AEPS स्टैंड्स फॉर, तो आप इसके थ्रू बता सकते हो। उसके बाद दे रखा है IFSC इज़ एन 11 डिजिट कोड इज़ मैंडेटरी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फंड थ्रू नेफ्ट एंड RTGS। क्या ये सही है? यस, ये बिल्कुल सही है। यानी इसमें पूछा गया है कि IFSC एक 11 डिजिट का कोड होता है, जो कि नेफ्ट और RTGS के माध्यम से फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए अनिवार्य है। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या पूछा गया है, बैंक मित्रा वर्क्स ओनली इन द एरिया वेयर देयर इज़ नो ATMs एंड ब्रांचेस ऑफ बैंक्स। यानी बैंक मित्र उन स्थानों पर कार्य करते हैं जहां बैंक की कोई शाखा या ATM नहीं होते हैं। तो क्या ये सही है? यस, ये बिल्कुल सही है। बैंक मित्रा वर्क्स ओनली इन द एरिया वेयर देयर इज़ नो ATMs एंड बैंक वहाँ पे काम करते हैं। तो ये बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद क्या पूछा है,
POS means points of sales in an electronic machine used for paying on retail shop। क्या POS का मतलब पॉइंट ऑफ सेल है जो कि रिटेल शॉप के लिए भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन के रूप में इस्तेमाल होता है। यस, ये बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही दे रखा है, ये ट्रू है। उसके बाद IMPS स्टैंड्स फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस? यस, ये बिल्कुल ट्रू है। IMPS स्टैंड्स फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद दिया है भीम मीन्स भारत इंटरफेस फॉर मनी इज़ ऐप लॉन्च्ड बाय प्रधानमंत्री ऑन 30 दिसंबर 2016 फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। क्या भीम का अर्थ भारत इंटरफेस फॉर मनी है जिसे प्रधानमंत्री ने 30 दिसंबर 2016 में धन लेन देन के लिए जो है बनाया था? क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। भीम का जो फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है और ये जो ऐप लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट द्वारा, ये किया गया था 30 दिसंबर 2016 को। तो ये बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद अ मेटा सर्च इंजन मेंटेन्स इट्स ओन डेटाबेस इंफॉर्मेशन, यानी एक मेटा सर्च इंजन अपनी स्वयं की डेटा बेस की जानकारी रखता है। क्या ये सच है? ये ट्रू है? नहीं, ये बिल्कुल फॉल्स है। अ मेटा सर्च इंजन मेंटेन इट्स ओन डेटाबेस इंफॉर्मेशन, ये गलत हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद है बैकअप योर फाइल्स रेगुलरली टू प्रिवेंट साइबर सिक्योरिटी अटैक। ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू होगा। देन आफ्टर बिग ऑनलाइन बिजनेस वेबसाइट्स लाइक फ्लिपकार्ट, स्नैपडील यूजर्स फेसबुक और जीमेल डेटा टू व्यू द कस्टमर्स इन्फॉर्मेशंस और बिहेवियर। ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी ट्रू है। उसके बाद फिशिंग इज़ द टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी कराया है आप लोगों को, आई होप आपको याद होगा। तो फिशिंग जो है वो भी आपका एक साइबर सिक्योरिटी का टाइप है। उसके बाद डेटा में बी कलेक्टेड फ्रॉम सोशल नेटवर्क, डिजिटल इमेज, सेंसर एंड सेल्स ट्रांजैक्शन, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। इन सारे स्टेटमेंट से आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो सारे स्टेटमेंट ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर आप अच्छे से जो है सब पढ़ कर जाएँ। उसके बाद द सर्टिफिकेट अथॉरिटी साइंस द डिजिटल सर्टिफिकेट विद इट्स ओन प्राइवेट की। तो ये भी आपका सही, ये ट्रू है। उसके बाद बोला है व्हेन अ सर्वर गोज़ डाउन दिस इज़ अ नेटवर्क रिलायबिलिटी इशू, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद लास्ट है इंस्टाग्राम सोशल मीडिया इज़ मोर बेस्ड ऑन मोबाइल कंपेयर डेस्कटॉप। यस, हम जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं, तो इट इज़ मोर मोबाइल बेस्ड देन कंप्यूटर, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। तो ये जितने भी सारे ट्रू फॉल्स हैं आपके लिए, मतलब इसमें मैंने पहले से आंसर मेंशन कर दिया है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए सारी चीज़ें मैंने पहले ही मेंशन करके रखी है। आई होप आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और ये सारी चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आप सब कुछ अच्छे से रिवाइज़ कर लें। एक ही बार देखेंगे सेशन तो आपको सब कुछ रिवाइज़ हो जाएगा। और बाकी अगर कोई डाउट होता है तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। बाकी आज के सेशन में बस इतना ही। ओके गाइज़, बाय, टेक केयर एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।